Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So from today onwards we will be discussing the syllabus of Law Gate, and in this video we are going to start from Pakistan Penal Code. So in this video we will discuss chapter 2 of PPC, but before starting the discussion I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 2 of PPC deals with the topic of general explanations. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डेफिनेशंस को बताया गया है कि इस पूरे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स के क्या मीनिंग है वो हमें इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं. सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. ये चैप्टर 2 लॉ गेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर टेस्ट के अंदर इस चैप्टर में से 2 या 3 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं. सो आपने इसको बहुत ही माइन्यूटली समझना है ताकि आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको. सबसे पहले है सेक्शन 6. सेक्शन 6 बात करता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस. अब टाइटल से ही समझ आ रही है सेक्शन 6 क्या कह रहा है. थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस. पहली बात हमें पता है पाकिस्तान पिनल कोड सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है. सब्सटेंटिव लॉ हमें क्या बताता है. सबसे पहली चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि ऑफेंसेस क्या हैं. ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है कि कोई भी जुर्म क्या है, कौन सा एक्ट जो है वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करता है. एवरी पीनल प्रोविजन से क्या मुराद है, जितनी भी पनिशमेंटल क्लॉजेस हैं यानी कि इन ऑफेंसेस की जो सज़ाएं हैं, अगर आप जुर्म करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलेगी. एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन, और हर सेक्शन के साथ हमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, एक एग्जाम्पल दी गई है जिससे हम जुर्म की नेचर को समझ सकते हैं कि कौन सा एक्ट जो है वो ऑफेंस बनता है, कौन सा एक्ट जो है वो आपका जुर्म में आता है. सो इन तमाम डेफिनेशंस को, इन पीनल प्रोविजंस को और इन इलस्ट्रेशंस को शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन चैप्टर इंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस. इन तमाम चीज़ों को आपने समझना है, लेकिन सेक्शन क्या कहता है, किसको मद्देनज़र रखते हुए आपने समझना है. चैप्टर 4 के अंदर हमें जो जनरल एक्सेप्शंस बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इसको समझना है. अब क्यों समझना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कोई भी ऑफेंस, लेट्स सपोज अनलॉफुल असेंबली. नहीं, हम एक ऑफेंस ले लेते हैं, लेट्स सपोज सेक्शन 302 जो कि डिफाइन करता है कत्ले अम्द को. अब कत्ले अम्द की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि हु एवर विद द इंटेंशन, कि अब यहाँ पर कहा है हु एवर, कोई भी बंदा जो कि इंटेंशनली कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है. अब यहाँ पर हु एवर से मुराद कोई भी पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का बंदा. लेकिन अगर हम जनरल एक्सेप्शंस के सेक्शन 82 के ऊपर आ जाएं तो सेक्शन 82 ने हमें क्या बताया है कि कोई भी बच्चा जो कि 7 साल से कम का है या 10 साल से कम का है, वो पर्सन अगर कोई एक्ट कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा. सो इसी तरह अनसाउंड माइंड पर्सन या इंसेन पर्सन्स कोई भी एक्ट परफॉर्म करते हैं तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल नहीं करते. सो अगर हम जनरली डेफिनेशंस को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि कोई भी बंदा, लेकिन एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से पर्सन्स जो हैं वो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं और कौन से नहीं आते. सो सेक्शन 6 ने क्या कहा, डेफिनेशन क्लॉजेस को जनरल एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग ही आपने स्टडी करना है. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 7 के ऊपर. सेक्शन 7 बात करता है एवरी एक्सप्रेशन, sense of expression once explained. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation.
कि हर वो एक्सप्रेशन जो कि इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक्सप्लेन किया गया है वो इस पूरे पाकिस्तान पीनल कोड के लिए है, वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए नहीं है, किसी एक एक्ट के लिए नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 8 जो कि बात करता है जेंडर की। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पर क्या है, ही एक प्रोनाउन है, उसके डेरिवेटिव्स हिज या हिम वो किसके लिए यूज होंगे, एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अब कहीं पर भी अगर वर्ड यूज हुआ है इस पूरे पीपीसी के अंदर दैट ही शैल बी पनिश्ड, तो ही से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि मेल की कैटेगरीज में जितने पर्सन्स फॉल कर रहे हैं उनके लिए इस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, बल्कि यहाँ पर ही से मुराद फीमेल्स को भी कंसिडर किया जाएगा, यानी कि ये ऑफेंसेस मेल के साथ साथ फीमेल्स के लिए भी हैं। सो जहाँ पर भी वर्ड ही या उसके डेरिवेटिव्स यूज हुए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि इन ऑफेंसेस को सिर्फ मेल्स के लिए डिफाइन किया गया है, बल्कि अगर फीमेल भी कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करती हैं तो वो भी पनिशमेंट की प्रॉपर हकदार हैं। सो प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो जेंडर में क्या हो गया पूरे पीपीसी के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि ये पीपीसी में ही का वर्ड यूज हुआ है तो ये सारे ऑफेंसेस सिर्फ मेल के लिए हैं, फीमेल्स के लिए अलग से कोई एक्ट बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है नंबर की। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and the words importing the plural number include the singular number। अब यहाँ पर सेक्शन 9 क्या कहता है कि इस पूरे पीपीसी के अंदर जहाँ पर अगर कोई सिंगुलर यूज हुआ है तो वो प्लूरल भी कंसिडर होगा और जहाँ पर प्लूरल यूज हुआ है तो वो सिंगुलर भी कंसिडर होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पीपीसी के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड या सच पर्सन शैल बी पनिश्ड, सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक बंदा जो इस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है वो ऑफेंस एक से ज़्यादा लोगों ने भी कमिट किया हो। सो जहाँ पर ये सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है तो ये प्लूरल के लिए भी कंसिडर होगा कि एक बंदे को सज़ा मिलेगी, तो अगर बहुत से लोग ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को भी ये सज़ा मिलेगी। इसी तरह जहां पर प्लूरल कोई नंबर यूज हुआ है तो वो सिंगुलर के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर इसके कॉन्ट्ररी कोई चीज लिखी गई है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 34 है कॉमन इंटेंशन, जो कि क्या कहता है एक से ज्यादा पर्सन्स होंगे तो उनकी कॉमन इंटेंशन होगी। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि प्लूरल का वर्ड सिंगुलर के लिए भी यूज होगा। इसी तरह अनलॉफुल असेंबली क्या कहती है कि 5 बंदे होंगे तो अनलॉफुल असेंबली होगी। इसी तरह रॉबरी में अगर 5 डकैत होंगे तो वो रॉबरी कंसिडर की जाएगी। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर 5 लोग हम ये नहीं कह सकते कि वो सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहे हैं। सो जहाँ पर प्लूरल का वर्ड इटसेल्फ प्लूरल के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर हम सिंगुलर को उसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। सेक्शन 10 बात करता है मैन एंड वुमेन की। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने याद रखना है। कैसे कि सेक्शन क्या कहता है, द वर्ड मेन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब यहाँ पर क्या कहा है कि जहाँ कहीं भी इस पूरे पीपीसी के अंदर मैन का वर्ड यूज हुआ है तो उसका मतलब है कि कोई भी मेल पर्सन जो किसी भी एज ग्रुप का है। ऐसा नहीं है कि मैन का वर्ड किसी एल्डर पर्सन के लिए यूज हुआ है, यानी कि कोई बहुत ही बुजुर्ग बंदा है, बड़ी उम्र का आदमी है तो वो मैन की कैटेगरी में आएगा, या इसी तरह विमेन है तो कोई बड़ी एज की औरत होगी तो वो विमेन की कैटेगरी में आएगी। बल्कि सेक्शन 10 ने कहा है कि किसी भी एज ग्रुप का बंदा चाहे वो मेल है या फीमेल है वो मैन या विमेन की कैटेगरी में फॉल करेंगी। लॉ गेट के अंदर भी एमसीक्यूज से पूछा जा सकता है कि मेल से क्या मुराद है कि मेल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ डैश एज, तो आपको एजेस मेंशन की जाएंगी। ऐसा नहीं है, बल्कि इस पीपीसी के अंदर अगर कोई 10 साल का लड़का है तो वो भी मैन की कैटेगरी में आएगा, या 5 या 6 साल की लड़की है तो वो भी फीमेल की कैटेगरी में ही आएगी। सो सेक्शन 10 ने क्या कहा, मेन वुमेन मीन्स ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज ग्रुप। उसके बाद है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है पर्सन की। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ द पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट।
सेक्शन 11 ने कहा पर्सन से मुराद सिर्फ नेचुरल पर्सन्स नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, बल्कि इस पीपीसी के अंदर जहां कहीं वर्ड पर्सन यूज हुआ है तो उसमें हमारे आर्टिफिशियल पर्सन्स, हमारे लीगल पर्सन्स भी इंक्लूडेड हैं। यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी ऑफ द पर्सन्स जो इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं, वो तमाम लोग पर्सन्स की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। सो पर्सन्स मीन बोथ द नेचुरल पर्सन्स एंड द आर्टिफिशियल पर्सन्स। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक की। अब पब्लिक से मुराद कौन है, अवाम कौन है? द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। सेक्शन 12 कहता है कि पब्लिक से मुराद कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जमात, लोगों का कोई भी ग्रुप, अवाम का कोई भी, जो बहुत सारे लोगों का जो एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, एक जमात है, वो तमाम लोग पब्लिक की कैटेगरी में फॉल करेंगे। वो तमाम लोग क्या हैं? वो अवाम है इस पीपीसी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 जो है वो ओमिटेड है। सो हम आ जाते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 बात करता है सर्वेंट ऑफ द स्टेट की। अब सर्वेंट ऑफ द स्टेट क्या है? रियासत के मुलाजमीन कौन कौन लोग हैं? द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल द ऑफिसर्स और सर्वेंट्स continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial government. सर्वेंट ऑफ द स्टेट से मुराद रियासत के मुलाजमीन कौन है? रियासत के मुलाजमीन वो तमाम ऑफिसर्स जो कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या फिर इन वफाकी या सूबाई हुकूमतों के किसी भी इदारों में काम करें, उनके किसी इंस्टीट्यूशंस में उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है, वो लोग सर्वेंट ऑफ द स्टेट की कैटेगरीज में आते हैं। या फिर इन फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने इनको अपॉइंट किया है, तो ऐसे तमाम ऑफिसर्स, ऐसे तमाम सर्वेंट्स जो हैं वो फॉल करते हैं सर्वेंट ऑफ द स्टेट की कैटेगरी के अंदर। सो आपने लॉ गेट के लिए क्या याद रखना है? फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वर्ड याद रखना है। सेक्शन 15, 16 ओमिटेड है। सेक्शन 17 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 17 बात करता है गवर्नमेंट की। The word government denotes the person or persons authorized by the law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof. सेक्शन 17 ने गवर्नमेंट को डिफाइन करते हुए क्या कहा कि पर्सन कोई एक बंदा या बॉडी ऑफ द पर्सन्स, बहुत सारे लोग जिनको ऑथराइज किया गया है लॉ की तरफ से कि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जिन भी बंदों को लॉ ने ऑथराइज किया है वो तमाम लोग गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं हमारे पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है कि उसने कानून साजी करनी है, लॉ मेकिंग करनी है। जुडिशरी का काम क्या है कि उसने इस लॉ को इंटरप्रेट करना है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है। एग्जीक्यूटिव की ऑर्गन की क्या जिम्मेदारी है कि जो कानून साजी हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, उसकी उस पर अमल दरामद किस तरह से करना है। सो वो तमाम लोग जिनको इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑथराइज किया गया है वो तमाम लोग गवर्नमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन 18 ओमिटेड है। 19 है जज। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो। अब इसमें कहा गया है कि वर्ड जज सिर्फ इस चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा, इस चीज को शो नहीं कर रहा कि ऐसा बंदा जिसको ऑफिशियली जज अपॉइंट किया गया है, बल्कि वो तमाम पर्सन्स हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, कि ऐसे बंदे जिनको लॉ ने एम्पावर किया है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, और वो उनके अंदर कोई भी फैसला देते हैं, कोई भी जजमेंट देते हैं, और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, या अगर उस जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती तो वो जजमेंट क्या होगी? फाइनल होगी। और अ जजमेंट विच इन कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड
बी डेफिनेटिव, या अगर उस जजमेंट की, उस फैसले की तौसीक की जाती है किसी अथॉरिटी की तरफ से तो वो फाइनल होगा। या फिर तीसरी चीज, अ बॉडी ऑफ द पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव सच जजमेंट, या जिनको लॉ ने ऑथराइज किया है वो जजमेंट देने के लिए, तो वो तमाम लोग जज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 20 के ऊपर। सेक्शन 20 बात करता है द कोर्ट ऑफ जस्टिस की। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद कोई अदालत नहीं है, बल्कि कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और द बॉडी ऑफ द जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू एक्ट जुडिशियली इज द बॉडी। कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुराद वो जज है जिसको लॉ ने एम्पावर किया है जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब वो जुडिशियल फंक्शंस चाहे वो अकेले परफॉर्म कर रहा है या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर परफॉर्म कर रहा है, सो ऐसे तमाम लोग जो कि अदालती कार्रवाई कर रहे हों, वो तमाम लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इसी के साथ है नेक्स्ट सेक्शन जो कि डिफाइन करता है सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट को। अवाम के मुलाजमीन कौन है, जनरल पब्लिक के मुलाजमीन कौन है। लॉ गेट में हमेशा ये पूछा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ पीपीसी। सो आपको फौरन आपके माइंड में क्लिक करना है कि सेक्शन 21 के अंदर पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, उनकी कैटेगरीज बताई हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहली बात, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर, तमाम कमीशन्ड ऑफिसर्स जो कि आर्मी में काम कर रहे हैं, नेवी में काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की एयर फोर्सेस के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो तमाम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। सेकेंडली, जितने भी जजेस हैं वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तमाम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। जूरी मेन या पंचायत सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, या कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो असिस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी आर्बिट्रेटर है, या कोई भी पर्सन जिसको एम्पावर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करेगा, ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन देगा, या हर वो ऑफिसर जो कि एम्पावर्ड है कि वो इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, इलेक्शन कंडक्ट करेगा। सो इन तमाम कैटेगरीज के लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 6 से सेक्शन 21 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन 22 से डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच for watching this video. Till then, Allah Hafiz.